मयूर विहार फेज 3 में नाले की सफाई न होने से सड़क पर फैला हुआ है गंदा पानी। इलाके के लोग परेशान, आने जाने में लोगों को होती हैं तमाम परेशानियां। सर्वेक्षण 2021 बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने को लेकर निगम की कवायद हुई तेज। शौचालय सामुदायिक भवन को किया जा रहा है साफ। निगम हेडक्वार्टर पटपड़गंज में आपके नेता विपक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एलाना कंपनी को बार बार टेंडर देने पर उठाए तमाम सवाल। मेयर ने कहा आपके सभी आरोप बेबुनियाद। रघुवरपुरा में सड़क का हुआ उद्घाटन। 14 लाख की लागत से बनी सड़क, लोगों को मिली राहत। विधायक और पार्षद रहे मौजूद। और सीबीएसई 10वीं बोर्ड के एग्जाम में आन्या गुप्ता ने दिया शानदार परफॉर्मेंस। पेरेंट्स और टीचर्स आन्या की सफलता पर बेहद खुश। दिल्ली दंगों के दौरान आन्या हो गई थी थोड़ी परेशान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली की आवाम की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तो लोग कोरोना से परेशान हैं, ऊपर से इलाके की समस्याओं से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वसुंधरा एनक्लेव के लाहौरी अपार्टमेंट पवित्र अपार्टमेंट के पास सड़क पर हो रहे जल भराव की परेशानी से लोग काफी परेशान हैं। बरसात के समय में सड़क के किनारे बने नालों का पानी भर जाता है, जिसमें मच्छर पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से अपार्टमेंट के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कई बार इलाके के लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन को दी, पर प्रशासन ने सुनवाई ठीक से नहीं की। इलाके की समस्या जस की तस बनी हुई है। सड़क पर जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं। सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाए। यहाँ पानी भरने की समस्या सालों से आ रही है और अभी तो आपको इतना नहीं दिख रहा है। घुटने भर पानी होते हैं जब थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, और इसका मुख्य कारण है नालों की सफाई नहीं होना। आप देखेंगे कि रोड के दोनों तरफ नाले हैं। इन नालों की या तो सफाई होती नहीं है, या होती है तो मॉनसून के दिनों में, जो कि फिर से भर जाता है उन्हीं नालों में जाके। तो जो मॉनसून से पहले होनी चाहिए थी सफाई, वैसी सफाई नहीं होती है कभी। इसलिए इस समस्या का निदान आज तक नहीं मिल पाया है। काफ़ी यहाँ के लोग काफ़ी सक्रिय हैं, आपस में मिल के सोसाइटियों की जो संगठन है वो सब आपस में मिल के बाहर की भी कुछ हद तक सफाई करते हैं, लेकिन नालों की सफाई जैसी समस्या बनी हुई है और वो यहाँ के सोसाइटी कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा नहीं हो सकता। उसमें सरकारी विभागों का योगदान आवश्यक है। मच्छर तो डेफिनेटली होगा, और नॉट ओनली मच्छर की बात है। आप देख सकते हैं ये पानी ऐसे ऐसे रास्ता में हुआ। ये रास्ते में अगर पानी रहेगा, कोई भी बाइक वाले या कुछ भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये एक मतलब जिसको बोलता है ना, हेल्थ हैज़र्ड कम एक्सीडेंट हैज़र्ड यहाँ पर है। एमएलए के पास शायद इन्फॉर्मेशन जा भी चुका है, बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड का कुछ आदमी शायद आए थे कुछ दिन पहले हमारे साथ, तो डायरेक्टली मुलाकात नहीं हुआ। जो निगम पर एमएलए का जो रिप्रेजेंटेटिव बोलिए, जो भी बोलिए, उनको भी हमने बताया। उन्होंने बोला कुछ एक्शन होने वाला है। तो आई डोंट नो, कल या परसों से, कल से थोड़ा पानी कम भी हो गया। आई डोंट नो, हो सकता है ड्रेन थोड़ा क्लियर भी हुआ होगा। पूर्व दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक और निगम के और नेता और साथ ही साथ नेता विपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर हमला बोला। आपका कहना है कि निगम की बीजेपी सरकार में हर जगह हेरा फेरी हो रही है, टेंडर लेने देने में हेरा फेरी होती है, सारे काम को ऑफलाइन किया जाता है, बंद कमरे में डिसीजंस लिए जाते हैं। वहीं इन आरोपों पर मेयर निर्मल जैन का कहना है कि टेंडर में और कंपनी आई नहीं, सिर्फ इलाना कंपनी आई थी। ये सारे आरोप आम आदमी पार्टी के गलत हैं। 2009 के अंदर स्लॉटर हाउस को चलाने के लिए एलाना नाम की एक कंपनी को टेंडर दिया गया और टेंडर 10 साल के लिए दिया गया। एमसीडी ने पहले उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया,
फिर उसे 3 महीने का एक्सटेंशन दिया। स्टैंडिंग कमेटी और सदन उस मामले को अप्रूव करता है, तभी जाके इतना लंबा एक्सटेंशन किसी कंपनी को दिया जा सकता है। लेकिन निर्मल जैन साहब ने इस किसी भी प्रोसेस को, किसी भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और मनमाने तरीके से उन्होंने कल एलाना कंपनी को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया। गड़बड़ मामला लग रहा है। ऑनलाइन बताया जी कि टेंडर हम शुरू कर रहे हैं और कहा जी कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मेयर साहब के कमरे में आ जाना। मेयर साहब के कमरे का मतलब हो गया कि ऑफलाइन इन्होंने कहा जी उसका सारा प्रोसेस होगा। तो नोटिफिकेशन तो ऑनलाइन किया, लेकिन प्रोसेस बोला जी ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन जब उनके कमरे में लोग अपनी कंपनियों ने फाइल लेके गए तो सारा का सारा कैंसिल करके उन्होंने कह दिया जी बस केवल एलाना ही है जो आई थी, बाकी कोई आया ही नहीं। कि आपने बिना स्टैंडिंग कमेटी, बिना हाउस में लाए इस प्रस्ताव को एंटीसिपेटरी अप्रूवल क्यों दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आनन फानन में ये एंटीसिपेटरी अप्रूवल दिया गया? नॉर्म्स में आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि 10 वर्ष के लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो जो आपने बिडिंग डाली, बिडिंग आप ऑनलाइन डालते हैं, ऑनलाइन में आप अपने नॉर्म्स दे देते हैं कि इस शर्त और नियम के तहत आप टेंडर डाल सकते हैं। अप्लाई जो टेंडर करने वाली कंपनी है वो ऑनलाइन अप्लाई क्यों नहीं कर सकती? फिजिकली क्यों आना होता है ADMC? यहाँ नगर निगम की कमाई को घटाने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। जब आपने 13 जुलाई को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की है और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर आप इतने अहम मुद्दे को जो MCD के रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है उस मुद्दे को आप स्टैंडिंग कमेटी में लेके नहीं आते, तो आपकी नीयत पे सवाल उठाना जायज़ है। कि इससे प्रतीत होता है कि आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों के संरक्षक में एलाना पल रही है और लगातार जब जब इस पे कोई सवाल उठाता है उन सवालों को दबा दिया जाता है। ये जो एलाना कंपनी है ये पिछले 10 साल से स्लॉटर हाउस चला रही है। तो मेरे विपक्ष के साथियों को या जो विवाद की बात कर रहे हैं या जो इस तरीके के, उनको पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं। वास्तविकता ये है, ये स्लॉटर हाउस का जो मैटर है ये हज़ारों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, उनकी जीविका से जुड़ा हुआ। इस कंपनी को 2009 के अंदर जब यूनिफाइड कॉरपोरेशन थी तब इसको 10 साल के लिए इसको हमने दिया था। इसके बाद में ये फरवरी में इसका ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने इसको पहले 3 महीने में के लिए इसको एक्सटेंशन दिया कि हमने एक बार टेंडर किया तो उस टेंडर में कोई नहीं आया, केवल अकेले यही पार्टी आई। तो जब अकेली सिंगल पार्टी आई तो इसको अवार्ड नहीं हो, और इसकी वजह से हज़ारों लोग इससे परेशान हो रहे थे, रोज़ यहाँ पर आ रहे थे। और कंपनी का ये मानना था कि जी मेरे को कम से कम 2 साल का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा तो मेरी वायबिलिटी नहीं आएगी। उसका ये सबमिशन था कि 6 महीने के सबमिशन से मेरा काम नहीं चलेगा। टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमने जब ऑर्डर में हम क्लियर मेंशन कर रहे हैं कि भाई विच एवर इज अर्लियर। राजस्थान में सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस हर जतन कर रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दूरियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से पार्टी में कलेश भी बढ़ गया है। कांग्रेस के कुछ गुट गहलोत का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ सचिन पायलट का। दोनों ही बहुत अनुभवी और परिपक्व नेता माने जाते हैं। पूर्व दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने इस सियासी घमासान पर अपनी राय रखी है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की काबिलियत को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था और निष्ठा को देखते हुए उन्हें उचित पद दिया जाता था। सचिन पायलट आज कह रहे हैं कि मुझे गांधी परिवार की नजरों में गिराया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो गांधी परिवार के नजदीक रहे हैं। आपको गांधी परिवार ने केंद्र का मंत्री बनाया, राजस्थान प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, राजस्थान सरकार का डिप्टी CM बनाया। आपको तो इस व्यवस्था में सारे उच्च स्थान मिले हैं। आपको फिर ऐसे पार्टी को कमजोर नहीं करना चाहिए और इस तरीके से आपको जब विधायक दल की बैठक में बुलाया तो आपको जाना चाहिए। और इसके बाद भी बहुत सारे नेता अपने स्वार्थ के खातिर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इससे कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस को मजबूत करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और जो भी नेता अगर कांग्रेस के साथ बगावत करता है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये चिंता का विषय है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोशिशें की जा रही हैं। जो उनके हमने ट्वीट पढ़े हैं, जो उनके हमने बयान सुने हैं, उनसे यही लगता है कि वो थोड़े से खासे नाराज से चल रहे हैं
और उनको बहुत मौका भी दिया गया, 4-5 दिन वेट भी किया गया। बहुत हमारे जो शीर्ष नेता उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की गई और उनको मनाने की भी कोशिश की गई। उनका क्या चल रहा है वो अभी समझ में नहीं आ रहा, वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। और राजनीति में इस तरह की लड़ाई मेरे हिसाब से चलती रहती है, वर्चस्व की लड़ाई है। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे सांसद रहे हैं, हमारे विधायक रहे हैं, बहुत पुराना नाता है। तो ये छोटे छोटे मनमुटाव हर जगह चलते रहते हैं। देखिए वो साफ साफ कह चुके हैं, क्योंकि हमारी विचारधाराएं बीजेपी से नहीं मिलती, कांग्रेस की विचारधाराएं दूसरी हैं और बीजेपी की दूसरी हैं। तो मुझे भी विश्वास है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। थोड़ी बहुत नाराज़गी है, वो समय होते होते ख़त्म हो जाएगी। लॉकडाउन के बाद रघुवरपुरा वार्ड में 14 लाख की लागत से बनने वाली 2 सड़कों और नालियों के निर्माण कार्य का उद्घाटन क्षेत्रीय लोगों के द्वारा किया गया। एक सड़क का उद्घाटन डेंटिस्ट डॉक्टर राणा ने और दूसरी का डॉक्टर SN जोशी ने नारियल फोड़कर किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने की। कार्यक्रम में विधायक अनिल वाजपेयी भी मौजूद रहे। विधायक वाजपेयी ने इन गलियों को बनाने के लिए कई बार क्षेत्रवासी मुझसे और निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल से मिले। आज निगम फंड से इन सब की निर्माण की बाधा समाप्त हो गई है। निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि इन सड़कों और नालियों के निर्माण से यहाँ के निवासियों की समस्या कम से कम 20 साल के लिए समाप्त हो गई। इस काम को 15 से 20 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इस पर 14 लाख रुपए की लागत आएगी। एक गली का नामकरण पूर्व मंडल अध्यक्ष और उनकी पत्नी के नाम पर, इसी गली को स्वर्गीय श्रीमती और श्री जयपाल शर्मा के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए निगम में प्रस्ताव लगाया जा चुका है। लॉकडाउन के बाद मेरे वार्ड में 4 गलियों का निर्माण होना तय हुआ है। 2 गलियों का आज उद्घाटन किया गया है। पहली गली जगदम्बा डेयरी के पास और ये दूसरी गली डॉक्टर जोशी जी के पास। इन गलियों का निर्माण 20 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप दिनों दिन वैसे कम तो हो रहा है और केसेस भी कम आ रहे हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। पूर्व दिल्ली के फेज़ 3 के, जी हां, मयूर विहार फेज़ 3 में ग्रुप 13 श्रीलंका अपार्टमेंट में पिछले 6 जून को इस इलाके में कोरोना की केस होने की वजह से पूरे अपार्टमेंट को, जी हां, पूरे सोसाइटी को सील कर दिया गया था, जिससे सोसाइटी के लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। अब सोसाइटी को डी सील कर दिया गया है। अब अगर कोई केस सोसाइटी में निकलता है तो पूरी सोसाइटी सील नहीं होती है, सिर्फ ब्लॉक को ही सील किया जाता है। प्रशासन ने फैसला लिया है। आपको बता दें, इस समय दिल्ली में 659 कंटेनमेंट जोन हैं। ये 5 जून से बंद है और कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारे यहाँ 9 केस हो गए थे कोरोना के, इसलिए। तो सर अब इसको क्या खोल दिया गया है? हाँ, इसको खोल दिया गया है और जिस ब्लॉक में रह गए हैं उसको कंटेनमेंट कर दिया उन्होंने, रीडिज़ाइन कर दिया है, उसको रिवाइज़ कर दिया है। वो तो था ही, प्रॉब्लम तो सभी को थी, सारे रेजिडेंट्स को थी। सब लोगों ने मिलके इसके लिए क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करी थी दिल्ली गवर्नमेंट को, और हमने अपने टेस्ट कराने के बाद कि हमारे यहाँ कोई पेशेंट नहीं है तो उनको कंसिडर करने के लिए बोला। अब जो नई पॉलिसी के हिसाब से जिस जिले में हुआ है उस जिले को ब्लॉक करेंगे। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है पता नहीं। ये 5 जून को कंटेनमेंट जोन बना था, तब से लेकर ये आज तक पूरा एरिया कंटेनमेंट जोन में था। आज ही इसको खोला गया है, लेकिन एक स्टेयरकेस आज भी कंटेनमेंट जोन के अंदर है और उसी के अंदर मैं भी रहता हूँ। एक्चुअली ये जो हमारा कंटेनमेंट बना था वो इस लिहाज से बना था कि अगर एक भी पेशेंट आएगा तो 28 दिन के लिए दोबारा कर देंगे, और वही हुआ, ये 28 दिन के लिए ही दोबारा था। तो आज करीबन अगले 28 दिन को 1 हफ्ता बचा हुआ है। लगभग 50 दिन हो गए इस कंटेनमेंट एरिया को। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी पब्लिक को, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सिर्फ जो जहाँ पे लास्ट केस था वो ही बिल्डिंग सिर्फ सील करी है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस आपके लिए जारी करी है कि सेम कंटेनमेंट जोन वाली ही गाइडलाइन है, बस होल सोसाइटी खुल चुकी है, बस ये जो ब्लॉक है ब्लॉक का है कंटेनमेंट जोन। हेल्थ वर्कर्स रहते हैं कुछ यहाँ पे, उनको परमिशंस थी तो वो उस परमिशन के बेसिस पर निकल पा रहे थे, लेकिन बाकी लोग तो काफ़ी परेशान थे। फ्रस्ट्रेशन देखो हर लेवल पे आई है लोगों को। अब मतलब कई लोग ऑलमोस्ट जॉबलेस जैसा हो गया था, उनको उनकी कंपनी से थ्रेट मिल रही थी कि इतने दिन तक हम आपको घर पे बैठने नहीं दे सकते, क्योंकि उनके एम्प्लॉयर की तरफ से प्रेशर ज़्यादा बन रहा था। जो आज जो ऑर्डर मिला है उसमें ये लिखा है कि 28 दिन का कंटेनमेंट ऑफिशियली रहता है, 4 वीक्स का, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट रिपोर्टेड केस।
तो अब जैसे हमारे इसको ब्लॉक किया है, तो इस पॉकेट में एक फ्लैट में, इस ब्लॉक में एक फ्लैट में 26 जून को डिटेक्ट हुआ था वो केस। वो आइसोलेशन सेंटर मंडावली होके भी आ गए, वहाँ से फिट होके आ गए। आज की डेट में उनको नहीं है, बट वो वही रूलिंग है कि लास्ट रिपोर्टेड केस से 28 दिन जाना है, तो ये आई थिंक फिर 24 जुलाई को जाके खुलेगा। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट घोषित कर दिए, जिसमें पूर्व दिल्ली की आन्या गुप्ता बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर सभी को खुश कर दिया है। शादरा की रहने वाली आन्या दिल्ली दंगों के दौरान काफ़ी डर गई थी। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और कठिन परिश्रम किया, मेहनत अपार की और अपनी मेहनत करके सभी के सामने अपना रिकॉर्ड रख दिया है। उनके इस बेहतरीन परिणाम पर माता पिता के साथ साथ स्कूल के टीचर्स भी गदगद हैं। I am Anya Gupta and I study at Arvachan International School, Dilshad Garden, Delhi. I have scored perfect 100 in English, IT, French, Science and Hindi. I have scored 97 in Mathematics and 99 in Social Science. I was expecting above 95% marks, but I am really overwhelmed to see the result. My motivation has been my seniors who had really set a high benchmark for me. I used to study 8 to 10 hours per day and I always planned my day so that I utilize my time efficiently. To relax my mind, I used to paint or watch television. After all, studying all day without play becomes really exhausting. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के कोर्ट्स को कोरोना काल के दौरान नए आदेश दिए हैं, जिसमें 31 जुलाई तक बहुत से केसों की सुनवाई में हर तरह से छूट नहीं दी जाएगी और भी कई बदलाव किए गए हैं, जिससे लोग इस समस्या से बच सकें और अपने कामों को कोर्ट में ठीक से करा सकें। इसी को बता रहे हैं एडवोकेट मनीष भदौरिया। लॉकडाउन के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने काफ़ी सारे दिशा निर्देश और आदेश पारित किए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। उच्चतम न्यायालय ने लिमिटेशन एक्ट के बारे में यह कहा है कि 15 मार्च 2020 के बाद अगले आदेश आने तक सभी मामलों की म्याद स्थगित रहेगी। उसी प्रकार से जिन मामलों में रिटन स्टेटमेंट, नोटिस, सम्मन इत्यादि देने ज़रूरी हैं, उनको जो काउंसिल्स हैं वो ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल इत्यादि के जरिए आगे दे सकते हैं। इसी प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि 31 जुलाई 2020 तक फिजिकल हियरिंग कोर्ट में स्थगित रहेगी, परंतु सभी मामलों की जो फाइलिंग है वो स्टार्ट कर दी गई है। पेपर फाइलिंग कोर्टों में स्टार्ट हो गई है, परंतु इन मामलों की सुनवाई जो है वो कोर्ट के खुलने के बाद ही होगी। उसके साथ साथ जिन मामलों में 15 मार्च 2020 के बाद इंटरिम बेल, पैरोल इत्यादि दी गई है, उन मामलों में 31 अगस्त 2020 तक इंटरिम बेल, पैरोल इत्यादि की अवधि बढ़ा दी गई है। और एक महत्वपूर्ण फैसले में ये भी कहा गया है कि जहां पर जेल सुप्रिटेंडेंट या आईओ से कोई रिपोर्ट मंगवाई जाती है तो वो उस रिपोर्ट को एडवांस में एप्लीकेंट को और ऑनरेबल कोर्ट को सप्लाई करेंगे, उसके बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने को लेकर पूर्व दिल्ली नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें, भारत सरकार ने 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत की घोषणा कर दी है। इस बार के सर्वे में सभी शहरों के बीच 6 इंडिकेटर के आधार पर नंबर देने की घोषणा की गई है। पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा पूरे साल इस दिशा में सकारात्मक कार्य किए गए, जैसे गाजीपुर लैंडफिल साइट में ट्रॉमल कम बैलिस्टिक मशीन के द्वारा पुराने कूड़े के निपटान का कार्य किया जा रहा है और कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई को भी कम किया जा रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी डीएमसी वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन भी किया गया है, जो ठोस कूड़े से बिजली, बायोमीथेन गैस और अन्य उत्पाद भी बनाएगी। वहीं शास्त्री पार्क और मुल्तानी मोहल्ला गीता कॉलोनी में 5000 किलोग्राम की क्षमता वाले जैविक गैस संयंत्र भी बनाए गए हैं, जिसमें गीले कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन किया जा रहा है और उससे बिजली और जैविक खाद भी बनाई जा रही है। साथ ही 1000 किलोग्राम की क्षमता वाले 10 जैविक संयंत्र अलग अलग स्थानों पर बनाए गए हैं, जिनसे जैविक खाद बनाई जाएगी। इसके अलावा क्षेत्र की सफाई और सामुदायिक शौचालय की सफाई और रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को साफ करने का बीड़ा उठाया और सभी नागरिकों को इसके अंदर भागीदारी करके कैसे हम देश को स्वच्छ बनाएं, इसके लिए स्वच्छता सर्वेक्षण भी रखा है। पिछले कई वर्षों से पूरे भारत के सैकड़ों शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर
उनका सर्वेक्षण करके उन्हें रैंकिंग दी जाती है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 शुरू हो गया जुलाई में और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कमर कस ली है इस बार अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए। साथ ही इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे सेग्रीगेशन एट सोर्स की आपके घरों से कैसे गीला और सूखा कूड़ा अलग हो, कैसे जो कूड़ा है उसकी रिसाइकलिंग करके उसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए, कैसे शौचालयों को साफ रख के जनता के लिए उपयोग किया जाए, कैसे सड़कों को और मेंटेन किया जाए। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे पूर्वी दिल्ली नगर निगम काम कर रहा है और आपसे उसमें हम सहायता चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इस सब पे बहुत काम किया। जैसे आप सबको पता है गाजीपुर पे बैलिस्टिक सेपरेटर्स हमने लगाए हैं जिससे प्रतिदिन 2400 मीट्रिक टन कूड़े को जो पुराना पड़ा है उसे हम साफ करके मिट्टी और अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करके वहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। हमने बहुत सारे 12 ऐसे प्लांट लगाए हैं जिसमें कि गीले कूड़े को जो है हम पृथक करके उससे गैस और बिजली बना रहे हैं और उस कूड़े को ख़त्म कर रहे हैं। हमने जो सार्वजनिक शौचालय है उनके अंदर प्लांट लगाने की व्यवस्था शुरू कर दी है जिससे कि जीरो वेस्ट वो सार्वजनिक शौचालय होंगे। उन शौचालयों के अंदर जो पानी होगा उसी से ही जो है दोबारा रिसाइकिल होगा, बिजली बनेगी। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने शुरू किए हैं। आप सबसे निवेदन है स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना सहयोग दें, पूर्वी दिल्ली को साफ रखने में अपना सहयोग दें। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।